नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं। पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं रुद्रप्रयाग से। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हुआ है, जहां पर आपको बता दें गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच भारी बोल्डर गिरा है। बारिश से पहाड़ी दरकने से सड़क पर बोल्डर गिरा है। मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से ठप हुआ है और साथ ही आपको बता दें 1.5 किलोमीटर के दायरे में मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर बारिश से पहाड़ी दरकने से सड़क पर बोल्डर गिरा है और मलबा आने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें 1.5 किलोमीटर के दायरे में मार्ग पूरी तरह से बंद हुआ है। तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हुआ है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा मार्ग बाधित हुआ है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर आपको बता दें फिलहाल पैदल मार्ग है, मुनकटिया वाला रास्ता, ये बोल्डर गिरा है जिसके चलते मार्ग बाधित हुआ है। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहाँ पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है। और चूंकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज़्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, एक बार फिर से केदारनाथ यात्रा बाधित हुई है, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? लगातार 2 दिनों से मलबा केदारनाथ में जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच का जो हिस्सा है वहां पर भूस्खलन हो रहा है और पिछले कुछ समय से जो है वो केदारनाथ का जो ये पैदल मार्ग है बहुत डिस्टेबलाइज्ड है और बड़ी लगातार वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। पिछले साल तो लगभग 5 से 6 लोगों की मौत भी हो गई थी। इस बार भी कुछ 2 से 3 लोगों के बीच में मौत हुई, लेकिन अभी जो ये भूस्खलन हुआ है वो लगभग ये गौरीकुंड से थोड़ा सा पहले ये हुआ है और बड़ा भूस्खलन हुआ है। यहाँ से अगले 2-3 दिनों तक इसको साफ करना जो है वो अभी प्रशासन के लिए मुश्किल है। तो जैसा एसपी रुद्रप्रयाग ने भी आग्रह किया है तमाम श्रद्धालुओं से कि अगले 2 से 3 दिन जो है वो केदारनाथ का रुख ना करें। अगर वो किसी और धार्मिक स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो उधर की तरफ निकल जाएं और फिर उसके बाद जो है केदारनाथ आए। तो कुल मिलाकर अभी 2-3 दिन जो है केदारनाथ यात्रा की जो पैदल मार्ग की यात्रा है वो बंद रहेगी और हेलीकॉप्टर से पहले से ही बंद है। तो ये माना जा रहा है कि लगभग पूरी की पूरी यात्रा जो है वो अगले 2-3 दिनों तक बंद ही रहने की संभावना है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पंकज। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरबर्टपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर आपको बता दें कि विशालकाय आम का पेड़ अचानक सड़क पर गिर गया और इस दौरान वहां से गुजर रहा लोडर वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक को गंभीर चोट नहीं आई है। पेड़ हटाने के बाद पुलिस और वन विभाग यातायात को सुचारू करने में जुटे हुए। तो फिलहाल हाईवे पर पेड़ गिरा है और बड़ा हादसा होने से टल गया है, आवागमन दुरुस्त कराया गया है। और देवभूमि में धामी सरकार धर्मांतरण को लेकर बेहद सख्त दिखाई दे रही है। धर्मांतरण पर सीएम धामी ने कड़े कानून बनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि धर्मांतरण कानून को सरकार और सख्त बनाएगी। सुनिए सीएम धामी ने धर्मांतरण कानून पर क्या कुछ कहा। धर्मांतरण जिस प्रकार से कुछ मामले अभी फिर से आए हैं और हमने धर्मांतरण का कानून पहले भी बनाया था, लेकिन अब हम ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि कोई भी धर्मांतरण करना तो बहुत दूर की बात, देवभूमि उत्तराखंड में उसके बारे में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशासन ने छापा मारा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पीपीपी मोड पर चल रहे केंद्रों पर छापेमारी की गई। जिला प्रशासन ने एक साथ छापा मारा है। डीएम ने जाखंड पीएचसी का निरीक्षण किया और साथ ही साथ डीएम ने मरीजों से बातचीत की, हालचाल भी जाना है।
पीपीपी मोड पर चल रहे केंद्रों पर छापेमारी की गई है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जिला प्रशासन ने एक साथ छापा मारा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल डीएम ने झारखंड पीएससी का निरीक्षण किया है। तो डीएम ने मरीजों से बातचीत की और हालचाल जाना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रशासन ने छापा मारा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर यहां पर निरीक्षण किया गया है। पीपीपी मोड पर चल रहे केंद्रों पर छापेमारी अभियान चलाया गया है। तो जिला प्रशासन ने एक साथ छापा मारा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें जिला प्रशासन ने छापा मारा है। डीएम ने झारखंड पीएससी पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर जाना है, मरीजों से बातचीत की, हालचाल जाना है। देहरादून स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और राज्य सरकार इसे पूर्णतः बंद करने की तैयारी में जुट गई है। जहां पर आपको बताते हैं केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य और केंद्र दोनों ही अपनी हिस्सेदारी का आकलन कर रहे हैं और करोड़ों की लागत के बावजूद अधूरे कार्यों और सुस्त प्रगति को लेकर जनता और जनप्रतिनिधि इसको लेकर खासे नाराज हैं। राजपुर रोड के विधायक खजान दास ने 30 जुलाई को होने वाली बैठक में अधिकारियों से एक एक पाई का हिसाब मांगने की चेतावनी दी है। ये पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का वर्क जिस तरह से उनके लिए उस तरह से मैं पूरी तरह से किंतु हमने मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा की थी और जो कार्यदायी संस्था है, जो अन्य टीम को हटाया, फिर अपनी कार्यदायी लगाया जो उत्तराखंड की कार्यदायी संस्था है, उससे काफी फिर भी जैसे ड्रेनेज का सिस्टम है इस समय ठीक नहीं कर पाया। इन्होंने जो है चौक से लेकर के ऊपर जो रोड बननी थी, रोड बनने के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम ठीक होना था, वो नहीं। इसलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री 30 तारीख को एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मेरी विधानसभा की भी समीक्षा होगी। उस विषय पर एक विज्ञान में लाऊंगा। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? अब खुद के ही विधायक, सरकार के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसी स्मार्ट सिटी के रूप में काम कर रही थी, प्राइवेट लिमिटेड के रूप में एक बनाई गई थी, उसको भंग किया जा रहा है और अब सारे काम जो है शहरी विकास विभाग के द्वारा कराने की बात की जा रही है। तो साफ तौर पर जो है अभी कई काम जो है जो स्मार्ट सिटी के हैं वो पूरे नहीं हुए हैं। तो विधायक जी उसी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब तक काम पूरे नहीं हुए हैं और उससे पहले ही जो तमाम जो एजेंसी है जो काम कर रही थी उसी को खत्म किया जा रहा है। तो अगर शहरी विकास नहीं ये तमाम काम करने थे तो फिर वो पहले से ही स्मार्ट सिटी का काम कर लेती। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर विधायक ने सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं इस पर अब मुख्यमंत्री इस पर क्या, अभी थोड़ी देर बाद इस पर बैठक होगी तो इस पर क्या फैसला लिया जाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो विधायक सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं और देहरादून की जनता भी स्मार्ट सिटी को ढूंढ रही है कि स्मार्ट सिटी आखिरकार बनी कहाँ है। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारी लेते रहेंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर करोड़ों का खेल करने के आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता का सीधा आरोप है कि आज भी देहरादून शहर में कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो पाई है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं अब अगर प्रोजेक्ट भी बंद कर दिया जाएगा तो इन पैसों की जवाबदेही किसकी होगी, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। विपक्ष और मीडिया कंफ्यूज हो रही है नगर निगम के कामों में, एमडीडीए के कामों में और स्मार्ट सिटी के कामों में। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी कि स्मार्ट सिटी का जो 1600 करोड़ रुपया था वो पूरा खप चुका है, पूरा लग चुका है और बहुत बेहतरीन स्मार्ट सिटी देहरादून बन गई है। आज आप देखिए जल भराव की स्थिति को, आज आप नूरा कुश्ती देखिए नगर निगम में और एमडीडीए में जो लगातार परेड ग्राउंड को एक दूसरे को सौंपना चाह रहे हैं, लेकिन कोई लेना नहीं चाह रहा है उसका रखरखाव, क्योंकि उसकी दुर्गति हो रखी है। तो ऐसे में स्मार्ट सिटी के कार्य कहां पर हुए? स्ट्रीट लाइट्स के बिना आप देखिए जनता त्राहिमाम कर रही है। देहरादून से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते फिलहाल चोरी की बढ़ती घटनाओं और अफवाहों के बीच रामनगर के
पोछड़ी गांव में ग्रामीणों ने संदिग्ध रूप से घूम रही एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। ग्रामीणों के अनुसार दोनों अजनबी क्षेत्र में अनजान सवाल कर रहे थे, जहां पर जवाब संदिग्ध लगे तो पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल दोनों हिरासत में हैं और पूछताछ जारी है। देखिए, पोछड़ी नगर और शक्ति नगर जो पोछड़ी है मोहल्ला, उसमें ग्रामीण द्वारा 2 लोगों पर चोरी के शक में संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ा था और पुलिस को हैंडओवर किया है। हमारे द्वारा संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। और पंकज हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, अगर कहा जाए तो चोरी की घटनाएं जो है, चाहे रामनगर हो या फिर अन्य तमाम शहर, काफी मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन जो ये मामला है, इस पे गांव वालों ने जिस तरीके से कोतवाली का घेराव किया है और सीधे तौर पर पुलिस पर लापरवाही करने और चोरों को भगाने का आरोप लगाया है और साफ तौर पर कहा है कि अगर सही समय पर पुलिस इस पर कार्रवाई करती तो चोर पकड़ लिए जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस पूरे मामले में बड़ी नाराजगी स्थानीय लोगों में देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और खबर रामनगर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें फिलहाल पेरुमदारा में चोरी की बढ़ती वारदातों से गुस्साए ग्रामीणों का सब्र आखिरकार टूट ही गया है और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पेरुमदारा पुलिस चौकी पहुंचकर घेराव कर दिया। जहां पर आपको बता दें फिलहाल ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि इलाके में लगातार हो रही चोरियों के बावजूद पुलिस अब तक चुप बैठी है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब दिन दहाड़े भी घरों में और दुकानों में सेंध लगाई जा रही है। यहाँ पे पुलिस चौकी वाले कुछ नहीं करते, ना ये दस्त लगाते ना कुछ करते, ना यहाँ व्यवस्था है। और रामनगर में कोतवाली वाले दिन को कुछ नहीं करते, ये तो इनका काम खाली है पैसे लेना है। नंबर से रात दिन नंबर चलते हैं, ये नहीं चलता क्या हो जाए। अंदर से लेकर शांति कुंज से अंदर से लेकर नंबर वाले आते हैं यहाँ पे, वो नहीं करते। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बेकार है बिल्कुल। नहीं है कि पूर्व में जो चोरियां हो रखी हैं, पूर्व में चोरियों का लगातार खुलासा होता हुआ आया है। अभी विगत कुछ समय से भी चोरियों का खुलासा होता हुआ आया है। अभी पिछले चोरियां विगत कुछ दिनों में हो रखी है, उस पर हमारी पुलिस काम कर रही है और इस बात का आश्वासन पुलिस देती है कि उन चोरियों का भी जल्दी खुलासा होगा। हरिद्वार से अगली बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें फिलहाल अवैध अतिक्रमण पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। चंडी देवी मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण, जिसमें पूर्व में भी नोटिस देने के बाद भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस ने 5 के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। दुकानों के अतिक्रमण से कभी भी हो सकती है दुर्घटना। हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन के सामने नगर निगम की दुकानों पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, जिस पर भारी विरोध हुआ है। तो वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट ने इसे गरीबों के खिलाफ बताया है, जबकि नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने स्पष्ट किया कि 2016 में दी गई अनुमति के बाद 2025 में निर्माण अवैध है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने कार्रवाई जारी रखते हुए बगल में बने अवैध होटल स्ट्रक्चर को भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया है। ये बहुत गरीब दुकानदार है बेचारे ना, इन लोगों ने लोन लेके, किसी ने उधार लेके, किसी से कर्जा लेके यहाँ पर दुकानें डबल स्टोरी बनाई है। प्रशासन के कहने पे बनाई है, ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण है। जब ये रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तब प्रशासन यहाँ पर डीएम मैडम खुद यहाँ पर उपस्थित थी, उनके सारे नीचे के अधिकारी जो एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त सब लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप लोग उसको, आप लोगों का इतना हिस्सा हम दुकान का, आधी दुकान का हिस्सा ले रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर डबल स्टोरी बना लीजिए अभी, है ना। तो उसमें सभी लोगों को, इन्होंने भोले दुकानदार थे, ये सब मान गए, तो इन लोगों ने उसमें यहाँ पर डबल स्टोरी बना दी। आज ये लोग यहाँ पर सील करने आ गए। देखिए, जब काठगोदाम हल्द्वानी काठगोदाम रोड का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ तो इसमें जिन दुकानों का आगे चौड़ीकरण का भाग रोड में गया था उनको रिपेयर करने की इसमें अनुमति तब समय दी गई होगी। और उसके बाद इसमें जब बाद में देखा गया, इसका निरीक्षण किया गया, तो चौड़ीकरण के अतिरिक्त इसमें जो नगर निगम की दुकान है उसमें उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर दुकानों का निर्माण किया। इसके बाद इन कागजों को देखा गया तो इसमें 2016 में नगर निगम की दुकानों को अनुमति दी गई थी। इनका पैसा भी जमा था कि आप इनको 6 माह के अंदर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण कार्य करेंगे। 2016 की अनुमति के आधार पर 24 में इन्होंने निर्माण कार्य किया है, जिसको लेकर इसमें प्राधिकरण ने तत्समय इसको सील कर दिया है और आज उसी दुकानों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। इन लोगों को समय पे नोटिस दिया गया था, नोटिस के बाद इनसे जवाब मांगा गया था। इनका कोई भी संतोषजनक जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। ये लोग जिन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य किया है ये मूलतः किराएदार हैं और इन्होंने बिना भूस्वामी की अनुमति के
इन्होंने निर्माण कार्य किए, इन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन इन्होंने ना तो कोई भूस्वामी की अनुमति दिखाई, ना ही इन्होंने कोई हमें नक्शा पास होना या प्राधिकरण से अनुमति दिखाई। फॉरवर्ड घोटाले की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उत्तराखंड के मुनस्यारी में इको हट निर्माण को लेकर एक और बड़ा घोटाला सामने आया। इस पर प्रकरण में आपको बता दें कि आईएफएस अधिकारी डॉक्टर विनय भार्गव का नाम सामने आया है, जो एक कैबिनेट मंत्री के दामाद बताए जा रहे हैं। जांच में भारी वित्तीय अनियमितताएं और सरकारी धन का दुरुपयोग के प्रमाण मिले हैं, पर वन विभाग ने शासन को रिपोर्ट सौंपते हुए सीबीआई और ईडी की जांच की मांग की है। मैं समझता हूं कि अभी इस पे अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जैसे मैंने बताया आपको कि शासन ने अभी अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है, उनको अपना स्पष्टीकरण देने दीजिए, शासन को उनका स्पष्टीकरण अध्ययन करने दीजिए, उसके बाद जैसा शासन निर्णय लेगा उसी के अनुसार से कार्रवाई होगी। और ग्लोबल टाइगर डे सिर्फ बाघों की दहाड़ ही नहीं बल्कि उम्मीदों और विकास और प्रकृति संरक्षण की गूंज बन गया है। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। जब समय था जब बाघों की संख्या गिरती जा रही थी, 2010 में रूस में हुए टाइगर समिट में 13 देशों द्वारा बाघों की संख्या को दोगुना करने का टारगेट रखा गया था। भारत ने इस टारगेट को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। वहीं इस सफलता में कॉर्बेट की भूमिका सबसे निर्णायक रही है। 1973 में तो यहीं की जमीन से उस प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। हमने देखा है कि जो विभिन्न कार्य जो किए जा रहे हैं टाइगर कंजर्वेशन के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में, उनका एक सुखद परिणाम इस रूप में आता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बाघों की जो नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले अलग तरह से, अलग विधि से इसकी काउंटिंग होती थी। 2006 से हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें कैमरा ट्रैप का यूज करते हैं, उसकी हमने उसके थ्रू काउंटिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआत में जब 2006 में काउंटिंग की गई तो टोटल 164 बाघ पूरे टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पाए गए, जो उत्तरोत्तर जो कई बीच में काउंटिंग होती है उसमें बढ़ते रहे। और जो लेटेस्ट काउंटिंग जो ऑल इंडिया सेंसस जो 2022 में हुआ, वहां पर हमने पाया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 260 बाघ जो है वो हमारे क्षेत्र में पाए। पौड़ी से बड़ी खबर, जहां पर श्रीनगर गढ़वाल के गंगा दर्शन क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार बना हुआ है। वहीं आपको बता दें सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए एक व्यक्ति पर गुलदार ने हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। शोर मचाने पर गुलदार भाग गया और आपको बता दें कि घायल को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय युवक सुधीर जोशी ने प्रशासन और वन विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं। वहीं जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने बताया कि गुलदार को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया गया है और टीम मौके पर मौजूद है। हमारा कहना यह है कि वन विभाग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वहाँ पर पिंजरा लगाया जाना चाहिए और वहाँ पर एक तरीके से सख्त निगरानी करनी चाहिए। नहीं तो आप सब लोग ये ज़रूर देखेंगे कि वहाँ पर शाम के वक्त सब लोग और सुबह के समय भी अगर आप लोग देखेंगे रोज़ अपनी दिनचर्या को स्टार्ट लोग करते हैं, वहाँ से एक्सरसाइज करने के लिए वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और बहुत अच्छा वो स्थान भी है। लेकिन अगर वहाँ पर रोज़ अगर जिस तरीके से नरभक्षी अब हो चुका है वो बात, उसको अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो एक तरीके से नाकामी है विभाग की। ये पहले भी ये जैसे 2 घटनाएं भी हुई थी, तब भी हम लोगों ने इसका संज्ञान लेकर डीएफओ और सभी के साथ में एक बैठक भी करी थी कि तो फिर उसके पश्चात वहाँ पे क्रैकर्स, वहाँ केजिंग, वहाँ कैमरा ट्रैप्स और वहाँ गश्त की टीमें, ये सभी कुछ इंतजाम किए गए थे, जिसके बाद काफी दिनों तक गुलदार का वहाँ पे कोई साइटिंग नहीं हुई। और आज सुबह फिर से जैसे ये घटना का हम लोगों को पता चला तो हमने डीएफओ का भी दोबारा भी इतला रखा है कि इस प्रकार का कुछ परमानेंट सोल्यूशन, अगर केजिंग की परमिशन नहीं मिली थी, इनफैक्ट उन्होंने बताया, तो अगर केजिंग की परमिशन के लिए हमें भी खास करके कुछ पत्राचार या बात करनी होगी तो अवश्य हम लोग उसके लिए प्रयास अवश्य करेंगे। देहरादून के शिमला बाईपास क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह के भीतर सड़क दुर्घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, जिसकी मुख्य वजह रॉन्ग साइड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग बताई जा रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि हालिया हादसों के पीछे यातायात नियमों की अनदेखी और प्रमुख कारण है। एक वीडियो में स्कूटी सवार महिला की लापरवाही से हुआ हादसा इस बात का उदाहरण है। पुलिस विभाग सीसीटीवी निगरानी और स्पॉट चेकिंग के जरिए नियम उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जनता से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की गई। भी हमने देखा होगा जो वीडियो फुटेज आई है कि जैसे गाड़ी आ रही थी, अचानक से जो स्कूटी चालक जो थी वो अचानक से बस के सामने आ गई, रॉन्ग साइड से वो ओवरटेक करने की उनके द्वारा कोशिश की गई और ये हादसा हुआ। तो इस प्रकार के जैसे रॉन्ग साइड का चलाना वाहन को और इसके अलावा अचानक से अपनी साइड छोड़ के किसी बड़े वाहन के सामने आ जाना, तो इस प्रकार के हादसे ये हुए।
इस पे लगाम लगाने के लिए हमारे द्वारा लगातार शिमला बाईपास है उसके आसपास वाले एरिया जो है वहाँ पे इन्फोर्समेंट की कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।